हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें आप जब से ऑब्जेक्टिव टेस्ट चालू हुए हैं और अब तक लगभग इसकी इंपॉर्टेंस उतनी बनी हुई है। कितनी? लगभग 15 to 20%। लगभग 15 to 20%। इसका मतलब ये है कि अगर 20 नंबर का पेपर आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। अगर शुरुआत की अगर बात की जाए तो आपको जो एरिया करना चाहिए वो है जैनिज्म, बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एरिया इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। सेकेंड आपको देखना चाहिए मिडिवल इंडिया में। सर भाई सुन रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। मॉडर्न इंडिया में आपको गांधी, कांग्रेस, बुक्स एंड राइटर्स, गवर्नर जनरल 1857, ये एरिया काफी कुछ हेल्प करके जाएगा। अगर आपको मोटे तौर पे अपने लेवल पे अगर कुछ पढ़ना हो तो ये पढ़ें। ये मैंने किस लिए बताया? अपने लेवल पे अगर पढ़ना चाहें तो इस कार्य को पढ़ें। 1 मिनट दें जरा, मैं देख लूं। सो अगर हम शुरुआत करें इसकी तो फादर ऑफ हिस्ट्री, ग्रीक एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहलाते हैं। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। अब ये जो हिस्टोरिका वर्ड है, इसको देने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि हिस्ट्री जो शब्द है उसका ओरिजिन होता है इंक्वायरी वर्ड से। इतिहास पास्ट की इंक्वायरी करता है, राइट? इसी आधार पे हमारी जो हिस्ट्री है वो बेसिकली 3 भागों में बढ़ती है। एक तो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री।
जब हम प्री हिस्ट्री यानी कि पूर्व इतिहास की बात करते हैं या प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 स्टेजेस आती हैं। इसमें कितनी स्टेजेस आती हैं? 3 स्टेजेस आती हैं। इस टाइम पीरियड को आप कहते हैं स्टोन एज। व्हाट डू वी कॉल इट? स्टोन एज या पाषाण युग। पाषाण युग क्योंकि पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। तो इस हिस्ट्री में आपके सामने आता है पैलियो, मेसो एंड नियो। तीनों टर्म जो यूज होती हैं, तीनों की तीनों ग्रीक टर्म हैं। पैलियो का मतलब होता है पूरा, मेसो का मतलब मध्य, नियो का मतलब नव। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अगर हम यहाँ पे इस पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये वो काल है जिस वक्त की व्यक्ति ने मुख्य रूप से एक शिकारी, संग्राहक का रूप अख्तियार किया। मतलब हंटर गैदरर। आप अगर एक भैंस को मारते हैं आज, तो उसे एक दिन में तो खा नहीं लेंगे, तो आपने मारा, एक दिन में खाएंगे और फिर उस भोजन को कुछ समय के लिए जमा कर लेंगे। तो जमा करना यानी संग्रह करना। तो इस समय का व्यक्ति शिकार भी करता था और संग्रह भी करता था। शिकार करता था, शिकार कर रहा है और संग्रह कर रहा है। पैलियोलिथिक टाइम था। बहुत सारी चीजों की खोज हुई, बहुत सारी चीजों को करना सीखा व्यक्ति ने। बड़े आकार के अस्त्र शस्त्र बनाने चालू किए, लेकिन पत्थरों के। जो सबसे पहला अस्त्र था वो था हस्त कुठार। इसका मतलब कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स। हैंड एक्स जो थी वो मुख्य रूप से कुल्हाड़ी नहीं थी। कुल्हाड़ी आप समझते हैं काटने के लिए, ये कुछ हथौड़े जैसा था। कैसा था? ये हथौड़े जैसा था कि पत्थर का एक बड़ा हिस्सा पत्थर के एक लंबे हिस्से पर आगे बांध दिया गया, जिसका इस्तेमाल तोड़ने के लिए, पीटने के लिए, या कहें उसको छित विक्षिप्त करने के लिए किया जाता था। इसलिए इसको आप कह सकते हैं ये कुल्हाड़ी और हथौड़े का एक कॉम्बिनेशन था। तो इस वक्त के जो महत्वपूर्ण समय, इस समय की जो जगह हैं, जिसमें कि एक तो है सोन वैली। ये अभी आपको मिलेगी कहां पे? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में ये जगह है। इसके अलावा पूरा पाषाण काल में सोन वैली से आपको वो जगह, ये जगह है सोन वैली, जहां से आपको मुख्य रूप से वो जगह मिलती हैं जहां पे कि लोग उस समय में रहा करते थे। कौन से लोग थे ये थे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस याद रखेंगे आप। देवर होमो सेपियंस। बहुत सारे रूप थे जिनमें कि आपको ध्यान रखना है कि होमो सेपियंस। हम कहां से आ रहे हैं? निएंडरथल से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर उसको आज होमो हेबिलिस, फिर होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस का एक अन्य रूप था जो एशिया में पाया जाता है, होमो सेपियंस, जिससे कि हमारा विकास हुआ। तो आपको यहां याद करना है, आपको बाकी चीजें
बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो चीजें याद होंगी भी नहीं। व्यक्ति ने आग की खोज कब की? व्यक्ति ने आग की खोज कब की? तो व्यक्ति को इस दौरान आग की जानकारी हुई। याद रखेंगे, आग की जानकारी हुई। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है मैंने इसलिए, ताकि आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि आग की जानकारी हुई, आग पे नियंत्रण नहीं पाया। आग की जानकारी और आग पे नियंत्रण दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां से बढ़े और मध्य पाषाण में आए, तो मध्य पाषाण में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी पशुपालन। नहीं जी, खेती करना नहीं, पशुपालन। यानी आपने पेट बनाने चालू किए, जिसमें सबसे शुरुआती पेट कौन था? डॉग। कारण डोंट टेल मी वफादार था। जो लोग कहते हैं कि कुत्ता क्योंकि वफादार था, उन्हें अपनी वफादारी पे शक है। हाँ बोलो, कुत्ते किस लिए? बच्चे कुछ खाने के लिए ह्यूमंस की वहां पे आते थे, जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। शिकार ढूंढने के लिए। मैं ज्यादा फंसाऊंगा नहीं आपको। शिकार ढूंढने के लिए। दूसरा, जब रात में लोग सोते हैं तब वो शिकार खुद ना हो जाए अपने शिकार का, तो इसलिए सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा और शिकार, ये दो मुख्य कारण थे जिनके कारण डॉग्स को रखा गया। इसके बाद जो पशुपालन में आया वो थी भेड़, बकरी और गाय। भेड़, बकरी और गाय। कारण रखना आसान था। क्यों रखना आसान था? क्योंकि नो नीड ऑफ स्टॉल फीडिंग। आपको स्टॉल फीडिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज स्टॉल फीडिंग? सानी नियार करने की जरूरत नहीं है, जैसे भैंस के लिए जरूरत है। कहीं वो भेज दो खा पी करके, फिर शाम में ये भेड़, बकरी या गाय आपके पास ही वापस आ जाए, ये ले भाई दूध काट ले, है भाई। तो इसलिए सबसे शुरुआत में, इसीलिए गाय हमारी माता है। दैट इज द रीजन कि गाय हमारी माता क्यों है। क्योंकि गाय आपसे कुछ नहीं मांगती और आपको सब कुछ देती है। सबसे पहले जो सर्वाइवल था वो मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति का गाय की वजह से हुआ, और पर्वतीय क्षेत्र में और तराई क्षेत्र में भेड़ और बकरियों के द्वारा हुआ। ठीक जी। यहां से डेवलप होकर के और हम आते हैं नव पाषाण काल में, जहां पे कृषि का उदय होता है। और कृषि के उदय ने स्थायी जीवन का विकास किया, जिसमें कि महत्वपूर्ण कार्य था पहिए का आविष्कार। अब इन सब में कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहला जो पहिया था वो पत्थर का बना होगा, बाद में जो ये पहिए बनने लगे वो लकड़ी के भी बनने लगे, और आज की डेट में तो कैसे बनते हैं आपको पता ही है। कृषि की अगर बात करें तो सबसे पहली फसल थी जौ, बार्ली। कारण बार्ली को उगाने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड या पर्टिकुलर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं होती। यूं ही बो दो और हो जाएगी। सो जौ एक महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए शायद
जब शादियां होती हैं तो जौ दिया जाता है लड़की को जब वो अपने घर से बाहर जा रही होती है। किस चीज का? समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है। जब आप बाइबल में वर्स 3:16 को पढ़ेंगे, नोआज आर्क, जेनेसिस, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि जब सारी दुनिया बर्बाद होगी और नोआ एक बड़ी सी नाव बनाता है, तो वहां पे वो सारे जीवों को जोड़े में रखता है, साथ में वो जौ लेता है। तो यहां पे जौ का ही क्यों जिक्र है? बार्ली का ही जिक्र क्यों है? क्योंकि बार्ली को किसी विशेष खेती उपकरण और खेती तरीके की जरूरत नहीं है, किसी विशिष्ट मौसम की और किसी विशिष्ट जमीन की जरूरत नहीं है, और रेत में भी उग जाती है। तो जौ की खेती के सबसे पहले साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं? जौ की खेती के सबसे पहले साक्ष्य आपको लगभग 8000 साल पुराने मिलते हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत की एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन साइट है। तो मेहरगढ़ से जौ के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के सबसे पहले साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलते हैं। कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। सर लेकिन ये बिंदी की चावल वाला जो है, देखो एनसीईआरटी में विंध्याचल और गारो पहाड़ी पे दिया हुआ है। फिर से बताएं। तो बिंदी के उत्तर में दिया हुआ है चावल का। तो विंध्याचल और गारो बीच पर बताया हुआ है। अच्छा, विंध्याचल के उत्तर में, ऐसे कर लेते हैं। कोल्डी हवा कहां है? विंध्याचल के उत्तर में। इज इट फाइन? और कोई कष्ट? ठीक है। गेहूं यहीं लिख देता हूं, एक और हेडिंग ना बनानी पड़े। मेहरगढ़, गेहूं के खेती के एविडेंसेस आपको कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं, नवपाषाण काल के मिलते हैं। राइट? ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी, इसके अलावा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। अब जो इसके अलावा इंफॉर्मेशन होगी उसको आपसे शेयर किया जाएगा टाइम आने पर, क्योंकि यहां पे कुछ जगह हैं जो जगह नवपाषाण कालिक साइट भी हैं, और जहां नवपाषाण काल में व्यक्ति रहता था उन्हीं जगहों पे हड़प्पा काल में भी लोगों ने रहना चालू किया। तो हड़प्पा के दौरान उन साइट्स की बात होती है, जैसे बुर्ज होम, चिरांद या दूसरी जगह। तो इन जगहों से क्या मिलता है उसकी बात हम करेंगे जब हम हड़प्पा की बात करेंगे। ठीक है? वैसे भारत के एक हिस्से में सर्दी होती थी। कौन सा हिस्सा था? जम्मू कश्मीर। वहां पे लोगों को रहने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि तेज हवाएं चलती थी। तो उन्होंने जो घर बनाए होंगे वो कैसे बनाए होंगे? नहीं, घर सभी जगहों पे लकड़ी के ही बनते थे। तो वो क्या कहते थे? देखो, यहां पे थोड़ा सा विज्ञान का इस्तेमाल कर लेना। अगर आप जमीन के थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो गर्मी बढ़ेगी, तो वो क्या करते थे? वो गड्ढा खोद लेते थे और उसके अंदर रहते थे। इग्लू कैसे रहते हैं? वो जो घर बनाते हैं उसमें वो गड्ढे बना करके रहते हैं। कभी आप अगर देखेंगे तो अगर कहीं पे बर्फबारी हो रही है, आप उस जगह पे जाएंगे, वहां के स्ट्रे डॉग्स की आदत को देखने की कोशिश करें। जो वहां के आवारा कुत्ते हैं वो सोते कैसे हैं? वो उस बर्फ को खोदते हैं और उसके अंदर सोते हैं, क्योंकि बर्फ के ऊपर सोने में ठंडक ज्यादा है। बर्फ के अंदर जब आप जाएंगे
तो वो जो गड्ढा है, जैसे ही आप गड्ढा कर देते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या करता है, रिड्यूस होता है। तो इसलिए गर्तावास जिसे कहते हैं पिट ड्वेलिंग, गर्तावास मतलब पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम इज इन जम्मू कश्मीर, राइट। हड्डियों का उपयोग किया जाता था औजार बनाने में। जैसे पुरा पाषाण में औजार जो होते थे बड़े होते थे हथियार, और नव पाषाण में हथियार छोटे होते थे और उन्हें हल्का बनाया जाता था। तो जो पत्थर का डंडा लगाया जा रहा है जिसके कारण हथियार हो गया भारी, उसकी जगह पे अब मृत जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो मजबूत भी है और हल्की भी है। और जो जानवर मर गए उनकी अतड़ियों और उनकी नसों का प्रयोग चीजों को बांधने में किया जाता था, पत्थर को हड्डी के साथ बांधने में। और इस तरीके से हस्त कुठार और दूसरे हथियार बनाए जाते थे और इनका आकार बहुत छोटा कर दिया गया था, राइट। तो ये सेक्शन है जो आपको पढ़ना है किसमें, प्री हिस्ट्री में। बड़ा क्वेश्चन ये आता है, इसे प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं, इसे प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री किसे कहते हैं, जिस समय का आपके पास लिखित साक्ष्य हो, रिटन एविडेंस हो, वो काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐसे में जिस समय का आपके पास में लिखित एविडेंस नहीं है वो हो गया प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। और ऐसा समय जिस काल का आपके पास में रिटन एविडेंस है पर अभी पढ़ा नहीं जा सका है, वो हो गया प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, उसके पहले और उसके आसपास दूसरी बहुत सारी सभ्यताएं थीं जिन्हें हम लार्जली नवपाषाण का हिस्सा मानते हैं। जैसे हम जब भी बात करेंगे बुर्ज होम की, चिरांद वॉज इन बिहार। अगर हम बात करें आहाड़ कल्चर की, या फिर हम बात करें एक अलग पीरियड था जो कि ज्यादा कनेक्टेड था नवपाषाण से, और वो कहलाता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण यानी चालकोलित। क्या कहलाता है, चालकोलित यानी ताम्रपाषाणी संस्कृति, जिसमें सवालदा कल्चर, आहाड़ कल्चर आते हैं, वो ये टाइम पीरियड है। पर हम जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं तो हम आते हैं एक ऐसे टाइम में जो हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। 400 से ज्यादा, मोर देन 400 लेटर्स मिले हैं हमें यहां से आज तक, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफी फॉर्म। यहां की जो लिपि होती थी वो कैसी कहलाती थी, पिक्टोग्राफिक कहलाती थी, यानी शब्द चित्रात्मक कह लीजिए
या फिर भावात्मक कह लीजिए। शब्द भावात्मक या शब्द चित्रात्मक। तो पिक्टोग्राफिकल कौन सी दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। इसे कहते हैं बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल। इसे कहते हैं बॉस्ट्रोफेडन। बॉस्ट्रोफेडन का मतलब होता है हल रेखा। बॉस्ट्रोफेडन का अर्थ हुआ हल रेखा के रूप में लिखी जाती थी। अगर आप एक खेत में हल चलाएंगे तो कुछ इसी तरीके से चलाएंगे। हल अगर आप चलाएंगे एक खेत में तो कुछ इसी तरीके से चलाएंगे, और इस हल का चलना जिस तरीके से होता है उसी तरीके से यह लिपि लिखी जाती थी। स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा, दैट वाज बॉस्ट्रोफेडन, राइट। अब हम इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ें, पहले मैं जो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया उसके बारे में बता। अब जो बाकी बच गया टाइम पीरियड, उसे हमने टाइम के आधार पे कम से कम 3 भागों में बांट दिया। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक भारत। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें कौन सा समय शामिल होता है? सबसे पहले वैदिक, इसके बाद में वैदिक के बाद में धर्मशास्त्र, जिस दौरान लिखे गए उसे धर्मसूत्र कहा जाता है। तो धर्म सूत्रों का युग, जिस वक्त आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद में जैन और बौद्ध नास्तिक संप्रदाय आए। इसके बाद में मौर्य के बाद में सातवाहन, सुंग, कण्व, सातवाहन, फिर उसके बाद में कुषाण, फिर गुप्त, संगम वंश भी था दक्षिण भारत में, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश, गुप्त के बाद हर्ष, और हर्ष के बाद मुस्लिम आक्रांताओं का भारत आगमन। यहां तक हो गया एंशिएंट टाइम, टिल द टाइम इस्लाम इन्वेडेड इंडिया, राइट। सो इस्लामिक बारबेरिक पीपल इन्वेडेड इंडिया, टिल द टाइम, तब तक का इतिहास एंशिएंट कहलाता है। एंशिएंट यानी क्लासिकल, शास्त्रीय, जिसमें हमें बहुत नॉलेज थी। जैसे ही मुस्लिम आक्रांता यहां पे आए तो उनका काम था यहां पे आकर के मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स बनाना, और यहां के भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू को लूटना। तो ना तो उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, एजुकेशन नहीं की, तो जो हमारा प्रीवियस एजुकेशन था वो समाप्त हो गया। तो ना तो हमारा एजुकेशनल ग्रोथ हुआ, ना हमारा साइंटिफिक ग्रोथ हुआ। ये टाइम जो है, इस दौरान हम अंधकार में थे, इसलिए इसे अंधकार युग के रूप में मध्य युग कहा जाता है, भारत में भी और दुनिया भर में भी। और इस काल में आपको जो पढ़ना है मध्यकालीन में, उसमें पहले तो आपको गजनी पढ़ना होगा। मूवी नहीं है, महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद में गौरी, फिर इसके बाद में सल्तनत,
और सल्तनत को सल्तनत क्यों कहते हैं, राजा क्यों नहीं कहते उन्हें? जो लोग होते थे वो अपने आप को सुल्तान कहा करते थे और सुल्तान का क्षेत्र कहलाता था सल्तनत। सुल्तान का मतलब क्या होता है, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। 622 के आसपास, जिससे मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको, 570 में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था और 612 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 में पॉइटर्स के युद्ध के दौरान उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया मक्का से और वो पहुंचे मदीना, जहां 632 या उसके आसपास में उनका निधन हो गया। ये था टाइम जिस वक्त की राइज ऑफ इस्लाम था अपने टुडेज कॉन्टेक्स्ट में। अब इस्लाम ने अपने आप को प्रसार करना चालू किया ऑन द बेसिस ऑफ कुरान। कुरान का एक नियम था जिहाद, यानी वॉर अगेंस्ट इनफिडल्स। इनफिडल्स आर दोज जो कि अधर्मी है। इसको रिजेंबल किया गया क्रिश्चियनिटी से और क्रिश्चियंस भी इसी में। वास्तविकता में दोनों का मूल उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना। तो जो सिल्क रूट था, जो चाइना से लेकर के और यूरोप तक जा रहा था, उससे ट्रेड होता था, दोनों को उस पर कब्जा चाहिए था। इस्लाम का जो मुखिया था वो था आफ्टर पैगंबर मोहम्मद, वो थे खलीफा। ईसा, उस्मान, उमर, ये तो पारिवारिक थे और बाद में ये खलीफत 4 भागों में बट गई, यानी इस्लाम का जो मुखिया हो गया वो हो गया खलीफा। और ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी का जो खलीफा था यानी टॉप नॉच था, वो था पोप। तो बेसिकली चेस का खेल चालू हो गया। एक तरफ ब्लैक फोर्सेस, एक तरफ डार्क फोर्सेस, एक तरफ व्हाइट फोर्सेस। एक तरफ एक वर्ग लड़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरा वर्ग लड़ रहा है। लेकिन अगर इसमें चेस के खेल में राजा मर गया तो क्या होगा? राजा कैप्चर, आपकी पूरी सेना खड़ी है पर गेम ओवर, यही होगा ना। राजा गया, काम तमाम, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। राजा कौन था? एक तरफ पोप और दूसरी तरफ खलीफा। खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडीगार्ड्स की सेना बनाई गई, जिन्हें कहा जाता था बॉडीगार्ड्स ऑफ खलीफा। क्या कहा जाता था? बॉडीगार्ड्स ऑफ खलीफा। मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, अगर इसी टर्म को आप यूज करेंगे, देन दीज बॉडीगार्ड्स ऑफ खलीफा वर नोन एज सुल्तान। बॉडीगार्ड्स ऑफ खलीफा वर नोन एज सुल्तान। खलीफा की सेवा करने के बदले में जो जगह इन्हें दी जाती थी इनकी सेना और इनका खर्च चलाने के लिए, दैट वाज नोन एज सल्तनत। सो दीज पीपल, गजनी, गौरी एंड अदर्स हु केम इंडिया, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो और फिर चाहे जो भी हो, ये जब इंडिया आए तो इन्हें पता था कि इंडिया में बहुत पैसा है, तो ये यहां पे लूट करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने आप को खलीफा का अंगरक्षक बताया। सो दे प्रोक्लेम्ड देमसेल्व्स एज सुल्तान, ताकि इन्हें इस्लाम कम्युनिटी सपोर्ट करे। तो उस सपोर्ट को पाने के लिए इन्होंने अपने आप को सुल्तान बताया। पर इन्हें प्रूफ करना है कि ये इस्लाम की रक्षा के लिए यहां पे आए हैं और जिहाद के लिए यहां पे आए हैं और इस जगह पर ये खलीफा के आदेश से आए हैं। इसके लिए इन्हें खलीफा का आदेश चाहिए होता लिखित रूप से, जिसे कहते थे सनद। मींस आई एम ए सुल्तान सर्टिफाइड बाय द खलीफा। इंडियंस वर यूज्ड टू फॉलो द खलीफा ऑफ टर्की। भारतीय जो थे वो तुर्की के खलीफा के अनुसार चलते थे।
सो दे वर मोर और लेस तुर्क, पर सभी तुर्क नहीं थे, वहां पे एक जनजाति होती थी इल्बारी के रूप में, तो देवर इल्बारीज। कुछ ऐसे थे जो स्वतंत्र थे ही नहीं, वो गुलाम थे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, ये सब कौन थे? ये सब गुलाम थे। सो दैट्स व्हाई दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कहलाया गुलाम वंश। सो देवर गुलाम सुल्तान्स, इसलिए इसको सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल में सबसे पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो पहली डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। तो उसमें 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 से लगभग 3-4 महीने तक आराम शाह, और फिर 11 में इल्तुतमिश जो कि 36 तक रहे, 1236 तक। 1236 में रजिया सुल्तान, 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान रही, 40 से 42 तक बहराम शाह, और 42 से 46 तक मशूद शाह, 46 से 66 तक नसरुद्दीन महमूद, और 66 से 86 तक गियासुद्दीन बलबन। 86 के बाद 4 साल में कैकुबाद, कैखुसरो, कैमर्स, और इसके बाद 1290 में शासन चेंज होता है और आती है खिलजी वंश। खिलजीज, जिसमें सबसे टॉप पे था जलालुद्दीन खिलजी, 1290 में शासक बना, और 1290 से 96 तक रहा। 96 में उसे मार गिराया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि उसका भतीजा और दामाद दोनों ही था। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होनी नहीं चाहिए। और फिर उसने 1316 तक शासन किया, यानी कि 20 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में सम 35 दिन के लिए शासक रहा मलिक काफूर, और उसके बाद में मुबारक शाह खिलजी, जो कि बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का। 1320 में यह शासन समाप्त हो गया। 1320 में आया तुगलक वंश। तो पहले गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद में 14 शासक रहे। आपको एक याद करना है, नसरुद्दीन तुगलक, जो कि 1398 में तैमूर लंग के भारत में आक्रमण के समय यहां का शासक था। 1414 तक शासन चला। उसके बाद में सैयद वंश आया, जिसकी कि खिज्र खान ने स्थापना की। फिर इसमें खिज्र वंश में जो सैयद वंश में जो था खिज्र खान, या फिर सिकंदर, या फिर आदिल, इनके शासन रहे कब तक? 51 तक, 1451 तक। और 1451 में आया फिर लोदी वंश, बहलोल लोदी, आसान है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, और फिर अब्राहिम लोदी, जो कि 1526 तक चला। 1526 में आया मुगल्स। एक बड़ा फेमस सा शासक था जो कि मंगोल था। इसका नाम था चंगेज खान। और दूसरा जिसने कि दिल्ली पे आक्रमण किया, तैमूरी, यानी तैमूर लंग। इन दोनों के वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाबर। बाबर का मतलब होता है चीता, चीता भी पीता है। तो बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की 1526 से लेकर के 1530 तक। 1530 में उसका बेटा हुमायूं, जिसका मतलब होता है लकी, हुमायूं मीन्स द लकी वन, हुमायूं शासक बना, और वो बहुत लकी था। दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी हालांकि उसकी, सीढ़ियों से गिर गया था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, है ना। तो उस वक्त के मिडिवल इंडियन राइटर लिखते हैं कि पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा करके ही मर गया। 1540 में शेरशाह सूरी ने उसको हरा करके कालिंजर चौसा के युद्ध और भगा दिया था। तो वो ईरान चला गया था।
इसी दौरान अकबर के का जन्म हुआ था। 15 साल तक ईरान में रहा, जिस दौरान सुर डायनेस्टी रही भारत में, ठीक है ना। तो शेर शाह सूरी, फिर सिकंदर शाह सूरी, फिर आदिल शाह सूर, है ना। और फिर उसके बाद फिर वापस ईरान से वो वापस आया और हुमायूं ने यहाँ पे बैरम खां की सहायता से कब्जा कर लिया। 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें इस कब्जे को किया गया। और फिर कुछ ही समय बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो फिर अकबर जो था वो मुख्य शासक बन गया दिल्ली का या भारत का कहें। 1556 से लेकर के 1605 तक, और 1605 में शासक बना जहांगीर, और जहांगीर रहा फिर 1627 तक। 1627 में आया शाहजहां, फिर शाहजहां रहा 1658 तक। 1658 में धर्मत के युद्ध के बाद औरंगजेब शासक बना, जो कि 1707 तक रहा। फिर 1707 से 12 रहा मोहम्मद शाह, द फर्स्ट मोहम्मद शाह, सॉरी बहादुर शाह, फर्स्ट बहादुर शाह, ठीक है ना। और 1712 में फिर एक वर्ष के लिए जहांदार शाह रहा। अगले वर्ष 1713 में पहले फर्रुख सियर आया, फिर 1719 में रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और फिर मोहम्मद शाह रंगीला। एक ही साल में 4 शासक थे। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में फिर उसके बाद अहमद शाह, फिर शाह आलम, और उसके बाद अकबर द्वितीय शासक हुआ। और अकबर द्वितीय के बाद लास्ट शासक हुआ बहादुर शाह जफर, जो रहा 1862 तक। तो ये काल रहा 1526 से लेकर के 1862 आप मान सकते हैं। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर सेकंड को उठा करके और रंगून की जेल में डाल दिया गया था, जहां पे 4 साल बाद उसकी मृत्यु हुई थी। सल्तनत का काल रहा 1206 से लेकर के और 1526 तक। ये दोनों काल बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हालांकि इस काल में आपको विजयनगर पढ़ना होगा, आपको यहाँ पे बहमनी पढ़ना होगा, और भक्ति और सूफी पढ़ना होगा, शिवाजी पढ़ना होगा, और कुछ कुछ क्षेत्रीय शासक। अपार्ट फ्रॉम दैट दक्षिण भारत का एक अलग इतिहास है, जिसमें कि आपको चौल, चालुक्य, संगम साहित्य और ये सारी चीजें करनी होंगी, पर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम आपको जिस तरीके से करवाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल के अलग अलग डिविजन्स माने जाते हैं, पर 1707 से लेकर के और 1764 तक, 1964 तक आप आधुनिक काल मान सकते हैं, और 1964 के बाद कंटेम्परेरी कह सकते हैं। हम इसमें जो अप्रोच रखेंगे वो क्या होगा कि जो प्रीवियस पेपर्स में जो पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए हिस्ट्री जो है वो मजेदार रहती है, और कुछ के लिए बहुत ही बड़ी सजा भी हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखा जाएगा कि कंपैरेटिवली इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखा जाए, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ऐसा हो सकता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं थोड़ी गहनता में चला जाऊं, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे रोक दीजिए। हाँ, मतलब ऐसा होता है, इतिहास के साथ ये होता है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं तो फिर थोड़ा थोड़ा वो डीप में चला जाता है। तो इसलिए आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी रहेगी, जैसे वो यूपी रोडवेज में लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान के जिम्मेदार स्वयं है, तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जहाँ पे मैं थोड़ा सा भटकने लगूं, आपको कहानियां ज्यादा सुनाने लगूं, तो वहां पे मुझे रोक दीजिएगा। पता कैसे चलेगा भटक गए? जब मजा ना आए तुम्हें तो समझ लेना तुम मैं भटक गया।
जब तक मजा आ रहा है तब तक मैं भटका नहीं हूँ। जब तुम्हें मजा आना बंद हो जाए और तुम कहो अब यहाँ क्यों जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम भटक गए थोड़ा।